सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवताम भवतीनां च हार्दम स्वागतम। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 234 को पढ़ेंगे और हमारे बहुत सारे पाठक इस कक्षा को बहुत परिश्रम से पढ़ रहे हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है मित्रों, और ये हम एक ऐसा यूनिक कोर्स तैयार कर रहे हैं आप सभी के लिए बहुत परिश्रम से। बहुत ही सामान्य परिश्रम नहीं है, इसमें बहुत ही परिश्रम से कार्य करना पड़ रहा है, परंतु लाखों करोड़ों लोगों को दृष्टि में रख करके हम ये कार्य कर रहे हैं। तो आइएगा मित्रों, ये 234वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले, कक्षा को पढ़ने से पहले मैंने आपको अभी तक सूत्र पढ़ा दिए थे, काफी सूत्र पढ़ा दिए हैं मैंने। अभी मैं आपको बता देता हूं। और यहां तक मैंने आपको सूत्र पढ़ा दिए थे 85 विभाषा कर्मकात। यहां तक हमने सूत्रों को पढ़ लिया था। ठीक है, परस्मयी पद का विधान चल रहा है और आज की कक्षा में हम कोशिश करेंगे कि आपको ये सूत्र यहां से पढ़ाना आरंभ करेंगे। परंतु हमारे एक आदरणीय पाठक शरद माक्षी जी हैं जो बहुत परिश्रम से इस कक्षा को पढ़ रहे हैं, और आदरणीय केसी शर्मा जी हैं, वो भी बहुत परिश्रम से पढ़ रहे हैं। आदरणीय कांतिबाई पांचाल जी हैं, ठीक है, और बहन मंजुला शर्मा जी हैं। इस प्रकार से और भी पाठक हैं बहुत सारे। तो आदरणीय शरद माक्षी जी ने एक शंका प्रस्तुत की है, उस शंका को यहाँ समाधान हम इन कक्षाओं में कर देंगे तो आप सभी को लाभ मिल जाएगा। और शंका का मैं समाधान कर रहा हूँ, और जो भी हमारे पढ़ने वाले पाठक हैं उनकी समझ में जितनी भी यह शंका आ जाए उतनी काफी है, क्योंकि यह कक्षा थोड़ा सा जो शंका है, ये शंका का विषय है, ये थोड़ा सा कठिन है। कठिन अर्थात ये द्वितीय वृत्ति का विषय है। तो हम क्या है, आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे मित्रों, परंतु सबको समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो बात मैं बताने जा रहा हूं ये तीसरे अध्याय में आपको फिर दोबारा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में हम आपको फिर पढ़ाएंगे, वहां पर पूरी समझ में आ जाएगी। परंतु यहां पर जिन भी पाठक महानुभावों ने शंका उठाई है तो उनकी समझ में जरूर आ जाएगी, और उनके साथ में और भी हमारे पाठक जिनकी समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई परेशानी आपको नहीं है मित्रों। चलिएगा, शंका में आपको ये बताना चाहता हूं, देखिएगा, मैंने ये आपको सूत्र पढ़ाया था। सूत्र था आपका ये 1367। ठीक है, अणेरणौ यत् कर्म अणौ चेत स कर्ता नाभ्याने। ठीक है, ये काफी कक्षा पहले मैंने पढ़ाया, लगभग 5-6-7 कक्षा पहले पढ़ाया है। ठीक है, तो सभी पाठक अपने समय के अनुसार पढ़ते हैं। ठीक है, और इस शंका का समाधान मैं आपको शंका की कक्षा में भी दे सकता था, परंतु नहीं, ये इसी कक्षा में दे रहा हूं जिससे आगे जो पढ़ेंगे इस सीरीज को उन सभी को भी लाभ मिल जाए। ये सूत्र जो ये इसमें बताया था कि अण्यंत अवस्था में जो अण्यंत धातु नहीं है उसका जो कर्म है क्या, अणे अणु यत् कर्म, अण्यंत धातु का जो कर्म है वह क्या है, अण्यंत धातु, माने अण्यंत धातु का यदि कर्ता बन जाए, क्या बन जाए, कर्ता बन जाए, कर्म कर्ता बन जाए
तो और अनाथ ध्यान माने उत्कंठा पूर्वक स्मरण को छोड़ करके। तो क्या होता है, ऐसी ण्यंत धातु से क्या हो जाता है, आत्मने पद होता है। ठीक है, ये सरल सी बात थी। यहां उदाहरण भी मैंने आपको दिखाए थे मित्रों, जैसे ये अण्यंत अवस्था का था, आरोहंती हस्तिनम हस्तिपकाः। ठीक है, और अण्यंत अवस्था में था आरोहयते हस्ति स्वयमेव, यही था। अब आप देखिएगा, ये अण्यंत अवस्था है, यहां पर क्या था, ये हस्तिनम माने हाथी कर्म था, महावत लोग हैं हाथी पर चढ़ रहे हैं, और यहां पर क्या है, वही कर्म माने हाथी इतना ऐसा अनुकूलता दिखाता है कि आरोहयते हस्ति स्वयमेव, माने वही हाथी अपने ऊपर महावतों को चढ़ाता है। तो यहां पर इतना अनुकूलता दिखाता है कि महावत लोग आराम से चढ़ जाते हैं। तो अब यहां पर जो कर्म था वो यहां पर क्या बन गया, कर्ता बन गया। और धातु अण्यंत भी है, हेतुमती च से क्या है, ये अण्यंत है। तो यहां पर क्या हो गया, इसको आत्मने पद। अब हमारी बात यह है कि एक सूत्र जो तीसरे अध्याय में है, क्या तीसरे अध्याय में एक सूत्र है, उसको हमको देखना होगा, उसको अभी पूरा समझ में नहीं आएगा। कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया। ठीक है, उस सूत्र को थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो फिर एक चीज समझ में आ जाएगी। देखिएगा, ये सूत्र है तीसरे अध्याय के प्रथम पद का 87वां सूत्र है। ठीक है, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया। ये कहता है कि जो कर्मस्थ, क्या है, कर्मस्थ क्रियक कर्मस्थ भावक। ठीक है, अभी ये क्रियस्थ कर्मक और क्रियस्थ भावक क्या है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर दोबारा समझाऊंगा कि कर्म में होने वाली जो क्रिया, कर्म में होने वाला जो, कर्म में होने वाली जो भाव, ठीक है, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती है, जो कर्ता माने कर्म में होने वाली जो क्रिया है वो कर्मस्थ क्रिया कहलाती है, और जो कर्म में होने वाला जो भाव है वो कर्मस्थ भाव कहलाता है। ठीक है, ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र यही कहता है कि यहां पर देखिएगा, मैं आपको अर्थ बता देता हूं। कर्मणा अर्थात कर्मस्थया क्रियया तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत् भवति, अर्थात यस्मिन् कर्मणि कर्तृभूते अपि क्रिया तदवल लक्ष्यते, यथा कर्मणि स कर्ता कर्मवद् भवति, कर्माशयानि कार्याणि प्रतिपद्यते। अब देखिएगा, इनका कहना है कि कर्मस्थ जो क्रिया, कर्म में होने वाली क्रिया, ठीक है, यदि कर्ता कर्मवत् भवति माने कर्मस्थ क्रिया है, यदि कर्म में क्रिया हो रही है और वही कर्म यदि कर्ता बन जाता है, क्या है, यदि कर्म में होने वाली जो क्रिया है और जिस कर्म में हो रही है वो पहले क्या था, कर्म था, परंतु वही कर्म यदि कर्ता बन जाता है तो क्या होता है, उसको सारे काम कर्म के समान होते हैं। क्या, कर्म के समान होते हैं। कर्म अर्थात जैसे कर्मवाच्य में आत्मनेपद होता है, ठीक है, कर्मवाच्य में यक होता है, कुछ कार्य ये होते हैं। अब देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे, यहां उदाहरण दिया है विद्यते काष्ठम स्वयमेव। ये उदाहरण वैसा ही आपको प्रतीत होगा, क्या है, विद्यते काष्ठम स्वयमेव।
यहां पर है कि एक जो लकड़ी है वो अपने आप फटती है, अपने आप फटती है, अर्थात सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी है तो उसको कोई व्यक्ति फाड़ रहा है, ठीक है, उसको फाड़ रहा है, परंतु वो इतनी सूखी है कि थोड़ा सा चोट मारने से अपने आप फट रही है। क्या करिए, अपने आप फट रही है। तब क्या होता है, उस लकड़ी को जो कोई फाड़ रहा था, तो जो लकड़ी इतनी सूखी है कि वो अपने आप ही फट रही है। फाड़ तो रहा है कोई व्यक्ति, परंतु ऐसा जो फाड़ने वाला कह रहा है भाई लकड़ी तो अपने आप फट रही है, लकड़ी तो अपने आप ही फट रही है। तो क्या है, जो कर्म है, कर्म कौन है, लकड़ी है, लकड़ी कोई तो फाड़ रहा कोई, तो लकड़ी अब अपने आप, तो वह कर्म जब कर्ता बन जाए, कर्ता बन जाए तो क्या होना चाहिए, कर्तृवाच्य होना चाहिए। कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्तृवाच्य में तो परस्मैपद पद होता है। क्या होता है कर्तृवाच्य में, परस्मैपद पद। तो ये सूत्र कहता है कि जब कर्म के अंदर क्रिया जैसी कर्म अवस्था में थी वैसी ही क्रिया कर्ता होने पर भी लक्षित होती हो, तो क्या है, जो वह कर्म अब कर्ता बन गया तो भी उसके जो क्रिया है, क्रिया के अंदर कर्मवत कार्य होंगे। कैसे होंगे, कर्मवत। ये थोड़ा कठिन है, आपको जितना भी समझ में आइए, समझ में तभी आएगा, तीसरे अध्याय में आप पहुंचेंगे तभी पूरा समझ में आएगा, क्योंकि ये आगे पीछे से थोड़ा छोड़ा जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पर मैं आपको इस उदाहरण को और पूरा कर देता हूं। यहां एक भिद्यते काष्ठम स्वयमेव, ये है। अब आप जब इसको ऐसे बनाएंगे कि देवाः काष्ठम भिन्नति, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, देवाः काष्ठम भिन्नति। चलिएगा, थोड़ा देखने में परेशानी आ रही थी, अब ये साफ दिखेगा आपको। ये वाक्य है, देवाः काष्ठम भिन्नति। देव नाम का व्यक्ति कोई लकड़ी को फाड़ रहा है। अब क्या है, ये जो लकड़ी है, लकड़ी गीली भी हो सकती है, सूखी भी हो सकती है। तो गीली होगी तो लकड़ी को बहुत मेहनत से फाड़ना पड़ेगा, और सूखी होगी तो थोड़ा सा लगाने की लकड़ी झट से फट जा रही है। तो क्या होता है, हम भी लोक में भी व्यवहार में क्या बोलते हैं, जब सूखी लकड़ी फाड़ते हैं, भाई लकड़ी मैं नहीं फाड़ रहा, लकड़ी तो अपने आप फट रही है, ऐसा बोलते हैं। अब देखिए, भिन्नति माने फटना क्रिया। क्या है, फटना क्रिया कहां पर हो रही है, काष्ठ के अंदर, काष्ठ ही फट रहा है। ये कर्म के अंदर हो रही क्रिया, देव के अंदर फटना नहीं हो रहा। ये कैसी क्रिया है, कर्मस्थ क्रिया, कर्म के अंदर होने वाली क्रिया, ठीक है। और यही कहा कर्मस्थया, माने कर्मस्थया क्रिया, कर्म के अंदर होने वाली जो क्रिया है उसका जो कर्म, यदि वक्ता है, वक्ता उसको अपने वाक्य में कर्ता बना देता है। अब यहां पर क्या बना दिया उसने, यहां बोला विद्यते काष्ठम स्वयमेव, माने लकड़ी अपने आप फट रही है। तो अब ये काष्ठ क्या बनेगा, यहां पर कर्ता बन गया, कर्ता बन गया।
तो यहां पर अब ये क्या होना चाहिए, कर्तृवाच्य होना चाहिए। कर्तृवाच्य होगा तो क्या हो जाए, कर्तृवाच्य होगा तो फिर यहां पर ऐसा होना चाहिए विनत्ति। भाई जैसे ये कर्तृवाच्य है तो अब यहाँ कर्म था, अब ये कर्म कर्ता बन जाता है तो फिर विनत्ति रहना चाहिए, परंतु नहीं। इनका कहना है व्याकरण के अनुसार कि यदि कर्मावस्था में कर्म के अंदर जो क्रिया घटित हो रही थी वैसी ही क्रिया उस कर्म के कर्ता बनने पर भी लक्षित होती हो तो कहते हैं वो कर्ता तो बन जाएगा, परंतु उससे जो लकार आदि आएंगे वो किस में आएंगे जी, बोलो कर्मवत। वो कर्मवत रहेगा। क्या रहेगा जी, कर्मवत। ये रहेगा कर्मवत। कर्मवत अर्थात जैसे कर्म में आत्मनेपद होता है, कर्म के और भी कुछ कार्य होते हैं, 4 कार्य होते हैं अभी, तो क्या है आत्मनेपद मुख्य होता है, तो क्या है भाव कर्मणों से आत्मनेपद हो जाता है। यहां पर आप देखेंगे आत्मनेपद हो गया। तो ये सूत्र ये करता है, इतना आप समझ लीजिएगा। अब जो मैं वहां पर लेके चल रहा था क्या है, अणेरणौ कर्मणौ चेत सकर्ता अनाध्याने, ठीक है। यहां एक बात आप ध्यान रखेंगे, यहां पर ये कहा है कि कर्मस्थया क्रिया तुल्य क्रिया कर्ता, माने कर्म अवस्था में स्थित होने वाली जो क्रिया वैसी की वैसी क्रिया कर्तृ अवस्था कर्ता बन जाने पर भी घटित होती हो, तब ये सूत्र लगता है, ठीक है। इसको कर्म अवस्था। क्रिया 4 प्रकार की होती हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती, 4 प्रकार की, मोटा मोटा समझ लीजिएगा। आइएगा मैं यहां पर आपको समझा देता हूं और थोड़ा आपको बुद्धि भी आपकी विकसित होगी इससे। यहां गुरुजी ने लिखा हुआ है, ठीक है। धातुएं 4 प्रकार की होती हैं, ये इसी सूत्र से बात निकलती है, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया से। क्या निकलती है, नंबर 1 कर्मस्थ क्रियक, नंबर 2 कर्मस्थ भावक, नंबर 3 कर्तृस्थ क्रियक, नंबर 4 कर्तृस्थ भावक। ये क्या है, क्रिया और भाव की परिभाषा मैंने आपको एक बार पहले बताई थी भाव कर्मणों पे, फिर बताता हूं। क्रिया किसको बोलते हैं, भाव किसको बोलते हैं, इसके लिए हमारे वैयाकरणों ने परिभाषा बनाई है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। अपरिस्पंदन साधन साध्यो धात्वर्थः भावः, अर्थात जिसमें हिलना डुलना चेष्टा आदि न हो ऐसे साधनों से सिद्ध तो धातु का अर्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं संस्कृत व्याकरण में, भाव, ठीक है। क्या बोलते हैं, बोलो भाव। और सपरिस्पंदन साधन साध्यस्तु क्रिया, हिलने डुलने वाले साधनों से सिद्ध होने वाला जो धातु का अर्थ है वो क्या कहलाता है, बोलो क्रिया। उसको क्रिया कहा है यहां पर आप हर क्रिया को मत लीजिएगा, ये पारिभाषिक क्रिया शब्द है। क्या है, क्रिया माने हिलने डुलने वाला, हिलने डुलने से या हिलने डुलने वाले साधनों से सिद्ध होने वाला जो धातु का अर्थ है वो क्या है, क्रिया कहलाती है। और अपर स्पंदन बिना हिले डुले साधनों से सिद्ध होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, बोलो भाव, ठीक है। वो धातु का अर्थ क्या कहलाता है, भाव, ठीक है। तो ये 2 चीज आप यहां रख लेंगे, ठीक है। अभी उदाहरण देखेंगे, इन दोनों से घटाएंगे, देखिएगा, ये देखिएगा यहां पर जैसे देवदत्त लकड़ी फाड़ता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देवदत्त लकड़ी फाड़ता है, यहां पर ये जो क्रिया है वो कैसी है, वो धातु का अर्थ कैसा है, यहां पर क्रिया है, क्योंकि फाड़ना जो क्रिया है वो धातु का अर्थ है। फाड़ना वो कैसे सिद्ध होता है, हिलने डुलने वाले साधनों से होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे ये है देवदत्त, दूसरा लीजिए, देवदत्त बैठता है, क्या देवदत्त बैठता है,
बैठना जो क्रिया है वो बिना हिले डुले होती है। क्रिया अर्थात मैं एक धातु का अर्थ में क्रिया शब्द का प्रयोग कर रहा हूं यहां पर बार बार कभी। तो धातु का जो अर्थ है यहां पर क्या है, बिना हिले डुले साधनों से सिद्ध होने वाला है। तो बैठना माने स्थित होना। तो ये क्या है, धातु का अर्थ भाव कहलाया। और हिलने डुलने वाले साधनों से सिद्ध होने वाला जो धातु का अर्थ है वो क्या कहलाता है, क्रिया। ठीक है, या पारिभाषिक क्रिया शब्द को परिभाषित करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा उदाहरण देख लीजिएगा। यहाँ कर्मस्थ क्रियक, कर्मस्थ क्रियक का पहले उदाहरण देखिएगा कि कर्मस्थ क्रियक, कर्मस्थ क्रियक का उदाहरण है जैसे भिनत्ति। एक मिनट, ऐसा है देवदत्ता भिनत्ति, क्या है, देवदत्त लकड़ी फाड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर संस्कृत में बनाएंगे तो क्या बनेगा, देवदत्ता काष्ठम भिनत्ति। यहाँ फटना रूपी क्या जो व्यापार है, जो लकड़ी का लकड़ी कर्म है उसमें हो रहा है। फटना व्यापार कहाँ पर हो रहा है, धातु का अर्थ क्या, फटना। तो फटना अर्थ कहाँ पर हो रहा है, लकड़ी के अंदर। लकड़ी यहाँ पर क्या है, कर्म है। और न कि कर्ता देवदत्त में, कर्ता जो फाड़ने वाला उसमें फटना नहीं हो रहा है। तो ये वाली जो क्रिया हुई हिलने डुलने वाले साधनों से सिद्ध होने वाला जो धात्वर्थ है तो वो क्रिया कहलाया। और वो कैसा है, यहाँ पर कर्म, कर्म में होने वाला है। कर्म लकड़ी में होने वाला है। किसमें होने वाला, लकड़ी में। तो ये वाला जो धात्वर्थ है ये क्या है, कर्मस्थ क्रियक है। क्या है ये, कर्मस्थ क्रियक कर्म हो गया आपका। कर्म में स्थित जो धातु का अर्थ, ठीक है, तो वो हो गया कर्मस्थ क्रियक। इसी प्रकार से कर्मस्थ भावक, जिनका धात्वर्थ, धातु का अर्थ कर्म में स्थित हो। ठीक है, जैसे अग्नि घटम पचती, अग्नि घड़े को पकाती है। बोलो, अग्नि घड़े को पकाती है। तो यहाँ जो पकना, पकना माने उसको अच्छा मजबूत करती है। अग्नि में डालते हैं घड़ा तो मजबूत बनता है, पक्का बनता है। तो जो पकना क्रिया कहाँ पर हो रही है, इस घड़े के अंदर हो रही है, अग्नि के अंदर नहीं हो रही है। कर्ता कौन है, अग्नि। कर्म कौन है, घट। पचना, पकना क्रिया किसके अंदर हो रही है, घट के अंदर। परंतु ये क्रिया कैसे हो रही है, बिना हिले डुले साधनों से हो रही है। घड़ा चुपचाप पक रहा है, चुपचाप उसको पकना क्रिया के द्वारा पकाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कर्मस्थ भाव, कर्म में स्थित धात्वर धातु का अर्थ है। ठीक है, ये कैसी हो गई, कर्मस्थ भावक। तो ये कर्मस्थ भावक धातु हो गई। ठीक है, अब आपको थोड़ा समझ में आएगा, ये पूरा समझ में नहीं आएगा सभी को, मैं ये जानता हूं। अब देखिएगा, दो प्रकार का गिन लिया। अब आ जाइए, ये कर्तृस्थ क्रियक और कर्तृस्थ भावक क्या होता है। जैसे कर्तृस्थ क्रियक, इसी प्रकार जिन धातुओं का व्यापार कर्ता में स्थित हो, कर्म में ना हो। क्रिया धातु का अर्थ कहां पर हो रहा हो, कर्ता के अंदर, वह कर्तृस्थ क्रियक है। जैसे देवदत्त गांव को जाता है। देखिएगा, देवदत्ता ग्रामम गच्छति, गमन क्रिया कहां हो रही है, गांव के अंदर नहीं हो रही है। किसके अंदर हो रही है, देवदत्त के अंदर हो रही है। और जाना क्रिया सपरिस्पंदन है, माने जो जाना जो धातु है उसका अर्थ क्या है, सपरिस्पंदन है। तो इसलिए ये कैसा, ये क्या हुआ, ये धातु कैसी हो गई, ये हो गई आपकी कर्तृस्थ क्रियक। इसका धातु का अर्थ किसके साथ, किसमें, कर्ता में। ठीक है, और इसी प्रकार से देवदत्ता आस्ते, ये कर्तृस्थ भावक है धातु।
क्योंकि यहाँ पर जो बैठना क्रिया है वो किसके अंदर है? देवदत्त कर्ता के अंदर है। और बैठना क्रिया कैसे होती है? बिना हिले डुले, बिना हिले डुले। इसलिए ये क्या धातु का अर्थ बिना हिले डुले और सिद्ध होने वाला जो धातु अर्थ है वो क्या कहलाता है? यहाँ व्याकरण की परिभाषा में भाव। तो वो भाव कहां पर स्थित है? कर्ता के अंदर। तो ये 4 प्रकार की धातुएं हैं, कर्मस्थ क्रियक धातु और कर्मस्थ भावक और कर्तृस्थ क्रियक और कर्तृस्थ भावक। ये ध्यान रखिए, 4 प्रकार की धातुएं आपको आगे और विस्तार से समझ में आएंगे। अब आते हैं, अब ये जो सूत्र है ध्यान देंगे, कौन सा? ये वाला जो सूत्र है 3रे अध्याय के प्रथम पाद का 87वां सूत्र, ये कौन सी क्रियाओं में लगता है? ये लगता है कर्मस्थ क्रियक और कर्मस्थ भावक में। ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र कहां पर काम करेगा? ये 4 प्रकार की धातुएं, एक कर्मस्थ क्रियक और कर्मस्थ भावक, इन दो में ही काम करेगा ये बस। इनमें इन दो में काम नहीं करेगा, क्योंकि कर्तृस्थ क्रियक हैं और कर्तृस्थ भावक हैं। कर्मस्थ में काम करेगा ये सूत्र, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया। अब देखिएगा, इस सूत्र ने ये कहा कि यदि कर्म अवस्था में जो क्रिया जैसी लक्षित होती है उसी वैसी की वैसी वह क्रिया, यदि वो कर्म कर्ता बनने पर भी लक्षित होती हो वो क्रिया वैसी की वैसी, तो क्या होता है? उस कर्तृवाच्य में भी कर्म के समान काम होते हैं। कर्म के समान 4 कार्य होते हैं जो यहां पर लिखे गए हैं, ये आपको आगे आगे बताए जाएंगे। ठीक है, क्या होता है? एक तो कर्मवत भाव करने के 4 प्रयोग, सार धातु के यक से यक हो जाता है, भाव कर्मणों से आत्मनेपद हो जाता है, चिणवत भाव कर्मणों से चिण चिण हो जाता है, और से क्या होता है? ये बड़ा सूत्र है, इससे चिणवत भाव होता है। अभी आप मानिएगा 3 कार्यों को छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, इसको भी छोड़ दीजिएगा, इसको ले लेते हैं हम मुख्य रूप से, आत्मनेपद। ठीक है, अब क्या है? जो कर्म अवस्था में, माने जिस कर्म में जो क्रिया धातु का अर्थ जैसा लक्षित होता था वैसा ही उस कर्म के कर्ता बन जाने पर लक्षित होगा, तो उससे क्या है? कर्मवत काम होंगे, अर्थात उसको भाव कर्मणों से आत्मनेपद होगा, सार्वधातु के यक से यक विकर्ण होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब बात हमारी कहां पर आई? बात हमारी यहां पर आई, जैसे भिद्यते काष्ठम स्वयं एवं, ऐसा का ऐसा ही उदाहरण हमारा यहां पर है। कहां पर? यहां पर आ जाइएगा, देखिए यहां पर आपको ऐसा ही उदाहरण लक्षित होता होगा। ये आरोहंती हस्तिनम हस्तिपकाः और आरोहयते हस्ति स्वयमेव। ये जो क्रिया है ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो कर्म था, यहां पर क्या बन गया? इसमें कर्ता बन गया। वो क्या बन गया? कर्ता बन गया। अब कर्ता बन गया मित्रों, तो हमें ये स्वयं जैसे वहां पर भी लगा, यहां पर भी लगा है, तो यहां पर फिर यहां पर ये आत्मनेपद क्यों कह रहे हैं? यहां पर आत्मनेपद क्यों कह रहे हैं भाई? यदि कर्म कर्ता बन जाता है, क्रिया वैसी की वैसी लक्षित हो रही है, यहां पर भी वैसी की वैसी लक्षित हो रही है। आरोहंती हस्तिनम हस्तिपकाः और आरोहयते हस्ति स्वयमेव, क्रिया बिल्कुल वैसी की वैसी है, बस क्या है?
जैसे पहले महावत लोग उसके ऊपर चढ़ रहे थे, अब उसने ऐसी अनुकूलता कर दी कि ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप चढ़ा रहा है। चढ़ महावत ही रहे हैं। क्या है? चढ़ना क्रिया कौन कर रहे हैं? महावत ही कर रहे हैं। ठीक है, किसके ऊपर कर रहे हैं? हाथी के ऊपर, दोनों अवस्थाओं में। परंतु यहां पर क्या हो गया, ये जो कर्म था वो यहां पर कर्ता बन गया। क्या बन गया? कर्ता बन गया। अब कर्ता बन गया तो फिर क्या है, ये कहा था कि वो सूत्र में कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, हमें क्या कहा था कि कर्म अवस्था में जो क्रिया अथवा भाव वैसा का वैसा ही क्रिया अथवा भाव माने धातु का अर्थ उस कर्म के कर्ता बनने पर भी लक्षित होता हो तो क्या होता है, उसको कर्मवत हो जाता है। कर्मवत माने अपने आप उसको आत्मनेपद हो जाएगा। अब यहां पर भी कर्म कर्ता तो बन रहा है और क्रियाएं वैसी की वैसी लक्षित हो रही हैं, परंतु एक बात इसमें अलग है, इसलिए सूत्र बनाना पड़ा। यहां पर आप देखेंगे कि हाथी चाहे स्वयं अपने ऊपर कोई ऐसा अनुकूलता दिखा रहा है, महावत लोग चढ़ रहे हैं अथवा महावत हाथी के ऊपर चढ़ रहे हैं, ये जो क्रिया है, जो चढ़ना क्रिया है, आरोहण क्रिया है, ये किसके अंदर हो रही है? ये कर्म के अंदर नहीं हो रही है, हाथी के अंदर नहीं हो रही है। ध्यान देंगे, यहीं पर पॉइंट पकड़ना है आपको। किसके अंदर? कर्म के अंदर नहीं हो रही है। किसके अंदर हो रही है? ये जो चढ़ने वाले हस्तपका हमारे महावत लोग हैं उनके अंदर हो रही है। समझ में आया? किनके अंदर हो रही है? महावतों के अंदर हो रही है। यहां पर भी महावत शब्दों का प्रयोग नहीं है, ठीक है, परंतु चढ़ तो महावत ही रहे यहां पर भी। तो यहां पर भी हस्ती के अंदर क्रिया नहीं है चढ़ना। चढ़ना किसके? महावतों के अंदर। तो ये जो क्रिया है ये क्या है? कर्मस्थ क्रिया नहीं है। क्या? हाथी के अंदर जो हाथी कर्म है ये कर्मस्थ क्रिया या कर्मस्थ भाव नहीं है, अर्थात धात्वर्थ कर्मस्थ नहीं है। कैसा है? ये कर्तृस्थ है। कर्तृस्थ होने से क्या है? कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया जो सूत्र था उसकी प्राप्ति नहीं थी। तो ये सूत्र नहीं बनाते कर्मणु चेत कर्ता अनाध्याने, तो क्या होता मित्रों? यहां पर परस्मयी पद की प्राप्ति हो जाती। ध्यान रखिएगा। इसलिए यहां ये जो सूत्र बनाया है ऋण्यंत में, केवल ऋण्यंत में, कि भाई ऋण्यंत में यदि कर्म कर्ता बन जाए तो भी माने अण्यंत अवस्था का जो कर्म अण्यंत अवस्था में जो कर्ता बन जाए तो बेशक चाहे वो क्रिया कर्तृस्थ हो चाहे कर्तृस्थ भाव हो तो भी उससे आत्मनेपद ही होता है। इसके लिए ये क्रिया कैसे? कर्तृस्थ के लिए सूत्र बनाया है, ठीक है, उससे प्राप्ति नहीं थी, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहां पर भी है उपसेचन माने सेचन क्रिया, ये हाथी के अंदर नहीं है, कर्म के अंदर नहीं है। ऐसे ही ये दृष्टो दर्शयते राजा स्वयमेव, तो यहाँ जो राजा अपने आप को दिखा रहा है ये किसके अंदर? राजा के अंदर नहीं है, ये प्रजा के अंदर है। कर्तृस्थ क्रिया है, कर्मस्थ क्रिया नहीं है। तो ये कर्तृस्थ क्रिया के लिए आत्मनेपद करने के लिए अण्यंत अवस्था के लिए बनाया है सूत्र। अब ये बात जो मैंने बात बताई है ये हमारे पाठकों को अभी ध्यान रखिएगा, अभी बहुत सारे पाठकों को ये 20% समझ में आई होगी, क्योंकि मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको, ठीक है, रियलिटी 20%। परंतु जिन पाठकों ने ये प्रश्न किया है उनको ये बात आ गई होगी लगभग 50% समझ में। 100% किसी को नहीं आई, ध्यान रखिएगा अभी, ठीक है। 100% ये बात आएगी आपको तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का, जब वो आप सूत्र पढ़ेंगे तब आएगी आपको, तब आएगी, ठीक है। अभी मैंने आपका संस्कार बना दिया और इस सूत्र से संबंधित जो शंका थी उसका समाधान कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है?
अब हमारे पाठकों में 20 से 50 तक किसी को भी ये बात समझ में आ गई है तो मानिएगा आपको आगे चल के पूरी बात समझ में आ जाएगी, और 20 से 50 के बीच में तो सभी पाठकों को समझ में आ जाएगी जो शुरू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एकदम नए एंट्री कर रहे हैं तो उनको कहां से समझ में आएगी। ठीक है, तो ये इसका समाधान है कि ये सूत्र महर्षि पाणिनि ने इसलिए बनाया कि कर्तृस्थ भावक और कर्तृस्थ क्रियक जो धातुएं हैं उनसे ऋणयंत अवस्था में, माने कर्मस्थ से उसी से प्राप्त था, तो कर्तृस्थ से भाव और कर्तृस्थ क्रिया से भी आत्मने पद ऋणयंत से हो जाए, इसके लिए। ठीक ठीक है, ये शंका में ही आपकी कक्षा बहुत बड़ी हो गई है, चलिए कोई बात नहीं है। तो ये मित्रों आपका मैंने समाधान कर दिया। ठीक है, और ये कि मुख्य रूप से ये काशिका की बात है, काशिका अर्थात द्वितीय वृत्ति को पढ़ेंगे उसमें आता है ये। ठीक है, चलिए अब मित्रों आपको मैंने ये सूत्र पढ़ा दिया था विभाषा कर्मकात। ठीक है, अब इसके आगे हमारा जो सूत्र आ रहा है, तो सूत्र आ रहा है मित्रों चलिएगा आप सूत्र पढ़ते हैं 1386। बोधा योधा नशा जनिंग प्रोद्रोस्रुभ्यो णेः। बोधा योधा नाशा जनिंग प्रोद्रोस्रुभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचनांतम, अणेः पंचमी विभक्ति एक वचनांतम। ठीक है, समासः, समास सरल है बिल्कुल। देखिएगा बोधा युद्ध इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व गुरुजी ने लिख दिया है, तो बुधश्चा युधश्चा नशश्चा जनश्चा इंचा पुरुश्चा दृश्चा सृश्चा बोधा युधा नशा जानें प्रोद्रुस्रवः और तेभ्यः बोधा योधा नशा जानें प्रोद्रुस्रुभ्यः इतरेतर योग द्वंद्व समासा मैंने विग्रह आपको कर दिया। चलिएगा इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है मित्रों परस्मयी पदम। ठीक है, अर्थ सरल है बिल्कुल, कुछ नहीं है। बोधा योधा नशा जाना इन प्रोद्रुस्रु इत्येतेभ्यो ण्यन्तेभ्यो धातुभ्यः परस्मयी पदम भावति। कहते हैं कि ये जो धातुएं हैं यहां पर गिना दी है, बोधा योधा नशा जाना इंग और प्रू द्रु श्रु, ये धातुएं, ये धातुएं कैसी होनी चाहिए? हेतुमती च से जब इनको इण चाहता हो, ऋण्यंत धातु होनी चाहिए, बिना ऋण्यंत नहीं, ध्यान रखेंगे। तो ऐसी धातुओं से परस्मयी पद होता है, तो परस्मयी पद तो प्राप्त ही था। इसका मतलब क्या था? इणिचश्च से, इणिचश्च से इस इन धातुओं को क्या प्राप्त था? कर्ता, क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर आत्मनेपद प्राप्त था। ठीक है, और क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलता है तो परस्मयी पद प्राप्त था। तो इसने कर दिया नहीं भाई, इन धातुओं से णिच आएगा, चाहे क्रिया का फल कर्ता को मिले चाहे ना मिले, हर अवस्था में इनको परस्मयी पद होना है ऋण्यंत धातुओं से। ठीक है, बस इतना ही है। यहां उदाहरण दिए आपको, बोधयति, योधयति, नाशयति, जनयति, अध्यापयति, प्रावयति, द्रावयति, सावयति, ये क्या दिए? उदाहरण दिए। उदाहरण बिल्कुल सरल है, कुछ भी इसमें कठिनाई नहीं है। जहां पर भी कोई विशेष बात होगी मित्रों मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। बोधयति, यहां पर बोधयति में क्या है या मैं आपको साइड में करके बता देता हूं। देखिएगा, ये बुध धातु है आपकी,
बुधावगमन इत संज्ञा आदि होकर के यहाँ एणिच का ई आ गया, एणिच का ई है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुगंत लघु पदस्य जैसे गुण हो गया, गुण होकर के बोध बन गया। क्या बन गया, बोधि, ऐसी धातु बन गई। ठीक है, बोधि, ये बोधि बन गई धातु आपकी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस सूत्र से चाहे क्रिया का फल कर्ता को मिले चाहे ना मिले, माने क्रिया का फल कर्ता को मिले तब तो यहाँ पर आत्मनेपद प्राप्त था, तो उस अवस्था में यहाँ का कर दिया, परस्मय पद कर दिया। परस्मय पद कर दिया तो इससे पूर्वत्वादी उत्पत्ति होकर के क्या बन जाएगा, तिपाती आ जाएगा और शब्द का आ जाएगा। और यहाँ पर सार धातु कार धातु से गुण हो जाएगा, बोधि के ई को ए हो जाएगा, एवा लग करके क्या बन जाएगा, बोधा याति। ठीक, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इतना ही जल्दी से शॉर्टकट में बताऊंगा, अब आप आराम से समझ सकेंगे। इस सूत्र ने क्या कर दिया, यहाँ पर क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है तो भी आत्मनेपद कर दिया। किस क्या प्राप्त था, आत्मने परस्मय पद कर दिया। क्या प्राप्त था इसको, आत्मनेपद। किससे, एणिचश्च से। ये सूत्र आप लिखा देख रहे हैं, हमने पढ़ लिया है अच्छी प्रकार से, 1-3-74 एणिचश्च। ठीक है, आत्मनेपद प्राप्त था तो परस्मय पद कर दिया। इसी प्रकार से युद्ध से योधयति बना लीजिएगा, नश से नाशयति। ठीक है, यहां पर क्या है, ये आपका धातु है अणश, अणश धातु है। ठीक है, ऐसी तो यहां पर क्या है, अणोनाह, क्या है, अणोनाह। अणोनाह से क्या हो जाएगा, जिसके न को अण को न हो जाएगा, नश बन जाएगा। अणोनाह तो आपको पता ही है, 6वें अध्याय के प्रथम पाद में है, जहां पर धात्वादेश सहसाह अणोनाह। ठीक है, अणोनाह से क्या होगा, ना हो गया, नश। यहाँ पर भी एणिच आ जाएगा, ये एणिच का ई आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अत उपधाया से वृद्धि हो जाएगी, अत उपधाया से वृद्धि हो जाएगी तो क्या बनेगी, धातु नाशी, नासी बन गई। अब इसी सूत्र से हाथ परस्मय पद ला करके और शप आ जाएगा, गुण हो जाएगा पूर्वत, तो नाशयति बन जाएगा। यहां पर है जनयति। जनयति में क्या है, जनयति में 2 सूत्र लगेंगे, या दिखा देता हूं मैं आपको। यह लिखा हुआ है, केवल जनयति में उपधा वृद्धि होकर के जनी जृशक्न सुरंजो मंताश्चय धातु सूत्र में अभी दिखा दूंगा, इससे मित संज्ञा हो जाती है। मित संज्ञा होने से मिताम ह्रस्व से ह्रस्व हो जाता है उपधा को। ठीक है, अब इसको देख लीजिए क्या बनता है। पहले आपकी धातु है, देखिएगा यहां जन धातु है आपकी, जनी प्रादुर्भाव ये हट जाएगा, जन बचेगा, नीचे आ गया हेतुमती से ये। ठीक है, नीचे आ गया, ये चला जाएगा। यहाँ अत उपधाया से क्या वृद्धि हो जाएगी, क्या बन जाएगा, जान। तो अब क्या बन गया, जानी, ऐसा बन गया जन धातु। परंतु क्या है, जन धातु की क्या है, जन की क्या है, जनी जृष्ण सुरंजो मंताश्च धातु का सूत्र है धातु पाठ में, उससे इसकी मित संज्ञा हो जाती है। मैं दिखाता हूं सूत्र, आइएगा, या लिख जाते आइएगा। ठीक, ये देखिएगा आपके धातु पाठ में, आपका धातु पाठ होगा यहां है, ये देखिएगा, जनी जनीश्वक्न सुरंजो मंताश्च। तो यहाँ जन धातु है, इसकी क्या हो जाती है, मित संज्ञा हो जाती है। मित संज्ञा व्याकरण में संज्ञा है। ठीक है, मित, जिनकी भी मित संज्ञा होती है उनको क्या हो जाता है, उनकी उपधा को ह्रस्व होता है। सूत्र है आपके पास में, क्या सूत्र है, मिताम ह्रस्व 6-4-92। क्या है, 6-4-92। घटादयो मिता इति मित संज्ञा विहिता, मित संज्ञका नाम अंगानाम उपधाया ह्रस्व भवति अणउपर्त। णिच के परे रहते मित जिनकी संज्ञा है, ऐसे अंगों की उपधा को ह्रस्व हो जाता है। तो जानी बन गया था हमारा, क्या बन गया था, जानी।
और ये क्या जानी बन गया तो इणच के इसके पर रहते, इणच के पर रहते, इसकी जन के उपदा को रस्व हो गया तो ये फिर दोबारा रस्व हो गया, पहले वृद्धि करके दीर्घ किया फिर दोबारा रस्व कर लिया, अब क्या बन गया ये जनी, जनी बन गया आपका ये। अब ये उसी सूत्र से बुध युद्ध नश जनिंग प्रुद्रुभ्यो अणे से यहाँ परस्मय पद हो गया है, परस्मय पद होकर के टिप आदि आकर के शप आदि आकर के बन जाएगा जानयति, बनेगा जनयति, सरल है और कुछ इसमें विशेष नहीं है, ठीक है। और देखिएगा दूसरा था आपका इसमें अध्यापयति, अध्यापयति हमने पहले भी एक बार बना दिया है फिर बनाएंगे, ठीक है। अध्यापयति में यहाँ पर गुरुजी ने लिख दिया है, उसको ये आप देख लेंगे तो काफी है। अध्यापयति में अधिपूर्वक इंग धातु है, इंग अध्ययन है, ठीक है। ना चला जाता है, ई बचता है, इंग धातु से इणच आ गया, इणच का ई बच गया और ई इणच के परे रहते हैं, इस इंग के ई को क्या हो जाती है वृद्धि, आई वृद्धि, क्या वृद्धि माने अच्छो इणती से वृद्धि हो गई, आई, आई होकर के फिर क्या हो जाता है उसको क्रींग जी नाम अणु, क्रींग जी नाम अणु से क्या है यहाँ पर इंग धातु है, इंग के आई को क्या हो जाता आ हो जाता है, क्या हो जाता है आई को आप तो हो जाता है, तो ये जो आई हो गया था ये क्या बन गया आधी और ये आ और इणच का ई, अब ये आ बन गया तो यहाँ पर क्या होता आरती ह्री व्ली री क्नु यू क्षमाताम याताम पुगणव, ये सूत्र है पहले कई बार पढ़ा देख लीजिएगा, पढ़ा दिया गया कई बार 7 3 36। ये क्या कर दिया इसने आकारांत अंग को इणच के परे रहते तुकागम होता है, आद्यंत टकतु से अंत में हो गया पुक, यहाँ पर पुक हो गया, ये पुक का पा बचा तो क्या बचा आपका आ, ये आधी और ये आप और ये ऐसा बच गया। अब यहाँ पर एक इणची लगा लीजिएगा, यहाँ पर अध्यापी, अध्यापी बन गया, इस सूत्र से परस्मै पद हो गया, शब्द पा करके अध्यापयति बन गया, कुछ भी विशेष नहीं है, ठीक है। आगे प्रावयति, द्रावयति, श्रावयति, यहां पर भी कुछ भी विशेष नहीं है। ये देखिएगा ये प्रू धातु है आपकी, इणच आ गया ये आपका। अब यहां पर क्या होगा सबसे पहले अच्छो इणती से वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी बोलो अच्छो इणती से वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि क्या होगी ऊ को आऊ हो जाएगी तो क्या बन जाएगा प्रऊ और इणच का ई और इसको एचो यावा से प्राव हो जाएगा, ये क्या हो गया प्राव, प्रावी बन गया प्रावी, अब प्रावी और इस सूत्र से क्या हो गया बुध युद्ध नश जनिंग प्रो द्रुश्रुभ्यो अणे हैं से परस्मै पद हो गया क्रिया का फलकर्ता को मिलने पर, ठीक है। वैसे तो क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलता है तो शेषात कर्तरी परस्मै पदम से अपने आप ही प्राप्त था, तो क्या हो गया परस्मै पद तो तिप आ गया, शप आ गया तो बन जाएगा आपका प्रावयति। इसी प्रकार से द्रु से द्रावयति बना लीजिएगा, श्रु से श्रावयति बन गया। ध्यान रखेंगे ये जो आपके उदाहरण है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 उदाहरण माने 8 प्रकार की धातु 8 धातुएं हैं, इनसे अणजंत होने पर जब क्रिया का फलकर्ता को मिलेगा तो इस सूत्र से ही परस्मै पद होगा, और जब क्रिया का फलकर्ता को नहीं मिल रहा है सामान्य मिल रहा है तो शेषात कर्तरी परस्मै पदम से इन अणजंत धातुओं से क्या हो जाएगा बोलो परस्मै पद। ये अणजंत में काम कर रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिएगा सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है, पुस्तक है आपके पास में तो आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए एक सूत्र और करते हैं, तो ये 2 सूत्र हम अणजंत के यहाँ करेंगे, ठीक है।
चलिएगा, बोलिएगा सूत्र। निगरण चलनार्थेभ्यश्च 387। निगरण चलनार्थेभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचनान्तं च अव्ययपदम्। समासः निगरणं च चलनं च इति निगरण चलने अर्थौ येषां ते निगरण चलनार्थाः तेभ्यः निगरण चलनार्थेभ्यः। द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि, पहले यहाँ पर ये द्वंद्व हो गया इनमें, निगरण में और चलन में, और फिर इनका निगरण चलन का अर्थ के साथ में क्या हो गया, बहुव्रीहि। इनका कहना है मित्रों कि निगरण माने निगलना, कोई निगलना अर्थ वाली धातु, और चलना माने गति करने वाली धातु। चल धातु का जो अर्थ है वही धातु वही, और दूसरी धातुओं का जितनी चलना अर्थ वाली गत्यर्थक और जितनी निगरणार्थक निगलने वाली धातुएं हैं, उन सभी धातु क्या कहलाएं यहाँ पर, निगरण चलनार्था। उन धातुओं से सूत्र काम करेगा ऋयंत अवस्था में। ठीक है, ऊपर से इसमें णे की अनुवृत्ति आ रही है मित्रों, परस्मै पदम की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः निगरणार्थेभ्यः चलनार्थेभ्यश्च ण्यन्तेभ्यो धातुभ्यः परस्मै पदम भवति। माने निगरण अर्थ वाली, निगलन अर्थ वाली, निगलने अर्थ वाली जो धातुएं अथवा चलना अर्थ वाली जो धातुएं, ऐसी धातुओं से जब णिच आ जाएगा तो ऋण्यंत बन जाएंगी। तो ऐसी ऋण्यंत धातुओं से परस्मयी पद होता है। ध्यान देंगे, इनमें क्या था, यहां पर भी क्रिया का फल जब कर्ता को मिलता है तब ऋण्यंत से क्या प्राप्त था, बोलो, णिचस्य से आत्मनेपद। तो यहाँ का क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो भी उससे क्या होगा, परस्मै पद होगा। इन धातुओं से उदाहरण सरल है, निगारयति, आशयति, भोजयति, ये सब खाने के अर्थ वाली, निगलन माने खाने के अर्थ वाली। चलनार्थेभ्यः चलयति, चोपयति, कंपयति, ठीक है, ये सब गमनार्थक हैं। तो निगारयति में नी पूर्वक ग्री धातु है। ठीक है, क्या है, नी पूर्वक ये ग्री धातु है, और णिच आ गया ये, और इसको णिच के पर रहते इसको वृद्धि हो जाएगी, और उरण रपरा के सहयोग से क्या हो जाएगा, अचोणति से वृद्धि होगी तो गार हो जाएगा वृद्धि आर, तो क्या बन जाएगा, नी गा रा, और णिच का ई निगारी बन गया। ठीक है, निगारी बन गया। अब क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इस सूत्र से परस्मै पद हो जाएगा, शप टिप आ जाएंगे तो बन जाएगा निगारयति। इसी प्रकार से अश भोजने धातु है, क्या है, अश, और णिच आ गया, और अतुपदाया से वृद्धि हो गई, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी अतुपदाया से, णिच के पर रहते, तो ये धातु क्या बन गई, आशी। आशी बनने के बाद में फिर सूत्र से परस्मै पद हो गया, तो बन जाएगा शब्द पा करके आशयति। ऐसे भोज, भोज भुज से भोजयति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भोज आएगी आपकी, और ये णिच आ गया, णिच आ गया। अब देखिएगा यहां पर क्या है, इसको पुगंत लघु पदस्य च से क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा तो भोज बन जाएगा, ये भो जा, और ई भोजी बन गया। इस सूत्र से क्या हो गया, परस्मै पद हो गया, तो शब्द पा करके भोजयति बन गया। इसी प्रकार से चलयति, यहाँ पर थोड़ा सा एक सूत्र है उसको भी बता देते हैं। चल धातु है ये आपकी, चल से क्या आ गया, णिच आ गया, अतुपदाया से वृद्धि हो गई, चाल बन गया। क्या बनेगा, चाल, चाल बन गया, ये ई। ठीक है, अभी चाल बन गया आपका। अब इस जो चल धातु है इसकी क्या है, मित संज्ञा है। क्या है, मित संज्ञा। घटादयो मितः, सूत्र दिखा देता हूं मैं आपको। यहां गुरुजी ने लिख दिया है,
चलयति में घटादयो मिता, ये धातु सूत्र है। इससे क्या है, इसकी चल धातु की मित संज्ञा है ण्यंत की। ये सूत्र में दिखा देता हूं आपको धातु पाठ में, वहीं पर है जहां पर मैंने जनी ज्री स्वप्न सुरंजो मंताश्च, या इससे ऊपर घटादयो मिता आप देख लीजिएगा। ये क्या है, घटादयो मिता, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, धातु पाठ में 559 सूत्र संख्या है। तो ये घटादि गण है, घटादि गण के अंदर ये चल धातु पड़ी हुई है वहां पर धातु पाठ के अंदर। ठीक है, उन सब की मित संज्ञा होगी। मित संज्ञा होने से क्या, मिता ह्रस्व, माने इणच के परे रहते जो मित अंग है उसको ह्रस्व हो जाता, उसकी उपधा को ह्रस्व हो गया तो क्या बन जाएगा, बोलो, मिताम ह्रस्व अभी आया था पहले, वही सूत्र लगना है, मिताम ह्रस्व। ठीक है, तो ये मिताम ह्रस्व लग करके चली बन गया, ये चली, और फिर इस सूत्र से परस्मय पद हो गया, शब्द पा करके चलयति। ऐसे ही चुप से चोपयति, चोपी बन जाएगा, पुगंत लघु पद से जैसे गुण हो जाएगा। कंप से कुछ करना नहीं है, कंप है आपका सीधा, ये कंप, और इणच का, ये इणच का ई, कंपी बन जाएगा, और इस सूत्र से परस्मय पद हो जाएगा तो कंपयति बन जाएगा। सरल, कुछ भी कठिन नहीं है, इसलिए इस पर मैं अधिक आपको नहीं टाइम व्यर्थ करूंगा। ठीक है, अब देखिएगा, निगारयति निगलवाता है, आशयति खिलाता है, भोजयति भोजन कराता है, चलयति चलाता है, चोपयति धीरे धीरे चलाता है, कंपयति कंपाता है। ये क्या है, अपने लिए है, क्रिया का फल कर्ता को जब मिलता हो तब। बाकी का सब मिताम ह्रस्व, ये ह्रस्व करा दिया मैंने। तो यहां तक आज हमने पढ़ लिए आपके सूत्र, और आगे की कक्षा में पढ़ेंगे अणाव कर्म का चित्तवत कर्त का। ठीक है, कक्षा तो लंबी हुई है, 1 घंटे की कक्षा हो गई आपकी मित्रों, परंतु मैंने शंका को, क्योंकि हमारे पाठक महानुभाव ने पूछा है और वो बहुत परिश्रम से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने कोशिश की है। परंतु आप चिंता मत कीजिएगा, सारी बातें आपको मैंने जब बताता हूं वहां तक समझ में आ जाएंगी, और जब पूरा आप शास्त्र पढ़ लेंगे फिर तो आपको पूरी समझ में आ जाएंगे, कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। और आपको यदि शंकाएं होती हैं तो आप हमें पेपर पर लिख के भेजेंगे तो हमें और सुविधा होगी, और हम आपको शनिवार को लाइव आकर के आपकी जो आप पेपर पर हमको फोटो बना करके भेजेंगे तो उसको हम PDF बना करके यहीं समझा देंगे। आप अपना नाम भी लिख दीजिएगा। शनिवार को ही भेजना है आपको, आगे पीछे नहीं भेजना है, और समय भी बता दिया मैंने, प्रातः 8 बजे से लेकर के साय के 4 बजे तक भेजना है। तो बाद में फिर मुझे तैयारी करनी होती है, आपकी शंकाओं का समाधान देने के लिए शास्त्रों को उलटना पुलटना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए समय चाहिए। ठीक, तो आप 8 बजे से 4 बजे के बीच में प्रत्येक माने एवरी सैटरडे, शनिवार को आपको भेजना है। ठीक है, चलिएगा मित्रों, तो ये हमारा परिश्रम सैकड़ों वर्ष तक काम आए मित्रों आप सभी के, और इस परिश्रम का विस्तार देने के लिए मित्रों हम आप सभी से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारे सभी पाठक और जो पाठक नहीं है, पाठक बेशक नहीं हो, पर आप संस्कृत भाषा और वैदिक धर्म के लिए सहयोग तो करना ही चाहिए सबको। तो आप इस गतिविधि के मित्रों सदस्य बनिएगा, हमें आपकी सदस्यता चाहिए, हमें आपकी तरफ से निश्चित एक सहयोग चाहिए जिससे हम निश्चिंत होकर के काम करते रहें। ठीक है, वही बात मैं बार बार बोलता हूं, क्यों बोलनी पड़ती है, लोग नहीं सुनते, तो बार बार बोलना चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं, जब लोग गलत बातों का अधिक से अधिक प्रचार करते हैं तो हम अच्छी बातों का प्रचार अधिक से अधिक कर रहे हैं। ठीक, आपके द्वारा दिया गया सहयोग हम अच्छे कार्य में लगा रहे हैं, संस्कृत माता के प्रचार में लगा रहे हैं। ठीक, तो चलिएगा मित्रों, आप स्वेच्छा पूर्वक आप 501 रुपए के सदस्य बन जाइएगा, आप 1100 रुपए के मासिक सदस्य बनिएगा, आप 5100 रुपए के मासिक सदस्य बनिएगा। मित्रों, जो भी आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है उस सामर्थ्य से अधिक आप इस महान यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करने का प्रयास करें, प्रयत्न करें, और अपने सगे संबंधियों को भी जोड़ें मित्रों। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं।
सर्वेभ्यो नमः।